11 दिसंबर को जो अफगानिस्तान के मिनिस्टर हैं खलील हक्कानी, उन पे अटैक होता है और वो अटैक दाइश ने करवाया था। उसके बाद 29 तारीख को जो हमला अफगानिस्तान में हुआ है उसमें एनआरएफ जो है वो इन्वॉल्व है। तो अब इस टाइम पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान तालिबान को कह रहा है कि ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, तालिबान पाकिस्तान को कह रहे हैं कि नहीं, आपके मुल्क में ही ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर। पुरम में इस टाइम पर जो हालात खराब है उसमें भी टीटीपी की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। साउथ वजीरिस्तान में हमला हुआ 2 हफ्ते पहले, उसमें टीटीपी ने उसको क्लेम किया। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि बलूचिस्तान में जो ग्रुप बीएलए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ है, अब टीटीपी का बीएलए के साथ अलायंस बन चुका है। तो आज हाइब्रिड वॉर का दौर है। और हाइब्रिड वॉर क्या है? वो यही है जो इंसर्जेंसी हो रही है, जो इस टाइम प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जा रही है। अभी आप खुद देखें कि तालिबान को इस टाइम पर एनआरएफ से भी खतरा है, दाइश से भी खतरा है। अगर आज तालिबान टीटीपी का क्रैकडाउन करते हैं तो आज टीटीपी भी तालिबान के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, तालिबान का सर्वाइवल मुश्किल में आ जाएगा। दूसरी चीज, तालिबान के अंदर ऐसे ग्रुप्स बसते हैं जो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। अगर आज तालिबान टीटीपी को क्रैकडाउन करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे पाकिस्तान के कहने पे, तो तालिबान के अंदर अपनी डिवीजन्स हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अरसलान जाहिद साहब जो सिविल सर्वेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कज़ाफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया। थैंक्स आपका नया दौर को टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो काबुल में मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ है और एनआरएफ भी कुछ हमले कर रही है और पाक अफगान की एक जो अलग लड़ाई वो जारी है, इन सब पे मैं आपसे सवाल करूंगा। सबसे पहले मुझे बताएं कि जो एनआरएफ की कार्रवाइयां अफगान तालिबान पे और मिनिस्टर पे जो कार्रवाई की है, ये क्यों हुई है, क्या वजह है, इसके बैकग्राउंड पे असल वजह क्या है? अच्छा कज़ाफ़ी साहब, इसमें ये दरअसल दो मुख्तलिफ अटैक्स हैं। 11 दिसंबर को जो अफगानिस्तान के मिनिस्टर हैं खलील हक्कानी, उन पे अटैक होता है और वो अटैक दाइश ने करवाया था। उसके बाद 29 तारीख को जो हमला अफगानिस्तान में हुआ है उसमें एनआरएफ जो है वो इन्वॉल्व है। अब हमें ये देखना है कि ये तालिबान की इन दो ग्रुप्स के साथ क्या लड़ाई है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दाइश की, उसके बाद मैं एनआरएफ पे आता हूँ। दाइश और तालिबान की आपस में क्या लड़ाई है? पूरी दुनिया इनको दो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स कहती है। दोनों ग्रुप्स को दुनिया टेररिस्ट ग्रुप समझती है। तो आपस में फिर इनकी लड़ाई क्या है? रिलीजन की भी एक क्लेम करते हैं कि हमारा सेम है। तो आपस में इनके क्या डिफरेंसेस हैं? बुनियादी रीजन दाइश और तालिबान की लड़ाई की है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। दाइश की जो आइडियोलॉजी है वो सलाफी वहाबी इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, जबकि तालिबान वो देवबंदी इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो हनफी सलाफी डिवाइड या देवबंदी वहाबी डिवाइड है, ये रूट कॉज है तालिबान और आईएसआईएस की आपस में लड़ाई का। जब दाइश यूरोप में और बाकी ममालिक में हमले कर रही थी, तालिबान भी उस टाइम पर अमेरिका के खिलाफ लड़े थे, लेकिन तालिबान कहते थे, क्लेम करते थे कि हम टेररिस्ट नहीं है, दाइश टेररिस्ट है क्योंकि ये मासूम लोगों को मार रही। हम तो अमेरिका के खिलाफ आजादी की जंग लड़। तो जब तालिबान पार में आए तो दाइश ने फिर अफगानिस्तान में इनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। आपको याद होगा 2021 में काबुल एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा धमाका हुआ था और उसके बाद एक बहुत बड़ा अटैक जिसमें एक मिनिस्टर को मार दिया गया दाइश की तरफ से। तो रूट कॉज इन दोनों की आपस में दुश्मनी का आइडियोलॉजिकल राइवलरी है, जी। हनफी सलाफी डिवाइड। अच्छा, अब आते हैं एनआरएफ पे, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट। इसका दूसरा नाम है नॉर्दर्न अलायंस। इस टाइम पर जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का लीडर है उसका नाम है अहमद मसूद। इसके वालिद फाउंडर था एनआरएफ का, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का या नॉर्दर्न अलायंस का, उसका नाम भी था अहमद शाह मसूद। और उसको तालिबान ने 9/11 से एक दिन पहले मरवा दिया था एक बॉम्ब ब्लास्ट। और क्योंकि क्योंकि 1996 में जब तालिबान पावर में थे तो वो तालिबान के इस गवर्नेंस के निजाम के खिलाफ था। अब जब अमेरिका यहां पर आया, अमेरिका ने 20 साल हुकूमत की अफगानिस्तान में। उस 20 सालों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो अपनी पपेट गवर्नमेंट बनाई वो नॉर्दर्न अलायंस या नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की लोग। तालिबान वो 20 साल अमेरिका और एनआरएफ के खिलाफ लड़ते रहे। अब जब तालिबान पावर में आए हैं तो आज वही एनआरएफ तालिबान के खिलाफ लड़ी। और बहुत से क्वेश्चंस इस टाइम पे उठाए जा रहे हैं कि शायद अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज आपने देखा होगा अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है
कि हम हम्म एनआरएफ के को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। तो ये दरअसल बुनियादी हम्म। तालिबान के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं उनकी दो रीजंस हैं, दो मुख्तलिफ ग्रुप्स तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि ये तो इनकी चलो अफगानिस्तान की अंदरूनी लड़ाई है, आपसी ग्रुप्स की लड़ाई है। ये जो पाक अफगान लड़ाई है, इसकी असल वजह क्या है? देखें, इसके लिए हमें तारीखी पस मंजर में कुछ चीजें देखनी होंगी। बुनियादी लड़ाई की वजह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तो दूरंत लाइन का मौका है। दूरंत लाइन को पूरी दुनिया इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम करती है, लेकिन अफगानिस्तान उसको बॉर्डर नहीं मानता। और इसी तनाजुर में 1947 में अफगानिस्तान से कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान में दाखिल हुए। एक जत्था दाखिल हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के पश्तून लोगों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया कि आप पाकिस्तान से अलग होकर पश्तूनिस्तान बनाएं, ग्रेटर पश्तूनिस्तान होना चाहिए। तो तब से ये डिस्टरबेंस चल रही है। अफगानिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है उसका पाकिस्तान के साथ इस मसले के ऊपर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। अब जब मौजूदा सूरत हाल में तालिबान वापस आए तो पाकिस्तान के तालिबान के साथ शुरू से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। तो पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा था कि तालिबान पाकिस्तान के साथ बैठकर दूरन लाइन के मसले के ऊपर बात करेंगे, और दूसरा, तालिबान टीटीपी को रोकेंगे कि वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज को बंद करे। और तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो अफगान रेफ्यूजीज का है। अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पाकिस्तान में 2021 में जब अमेरिका यहां से विड्रॉ करके गया तो 6 लाख रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आए। उन रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर बहुत से टेररिस्ट नेटवर्क्स के लोग थे, उनके स्लीपर सेल्स थे, जिनको टीटीपी ने एक्टिव किया और वो आज आपके मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो अब इस टाइम पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान तालिबान को कह रहा है कि ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, तालिबान पाकिस्तान को कह रहे हैं कि नहीं, ये आपके मुल्क में ही ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ठीक। पार्शली तालिबान इस हद तक करेक्ट हैं कि जी जो यहां से 6 लाख रेफ्यूजीज आए उनमें वो टेररिस्ट एलिमेंट्स शामिल थे, वो आज पाकिस्तान में एक्टिव हो चुके हैं। पाकिस्तान का मानना है कि तालिबान टीटीपी को रोक नहीं रहा, उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इस टाइम पर। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान ये सारे मामला ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जो एयर स्ट्राइक है वो क्यों करने पे मजबूर हुआ? उसकी बुनियादी रीजन ये है कि आप खुद देखिए कि पिछले 2 से 3 सालों के अंदर पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इजाफा हुआ है। कुरम में इस टाइम पर जो हालात खराब हैं उसमें भी टीटीपी की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। साउथ वजीरिस्तान में हमला हुआ 2 हफ्ते पहले, उसमें टीटीपी ने उसको क्लेम किया। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि बलूचिस्तान में जो ग्रुप बीएलए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ है, अब टीटीपी का बीएलए के साथ अलायंस बन चुका है। और बीएलए इस टाइम इतना खतरनाक ग्रुप हो चुका है कि बीएलए ने अपना एक रिसर्च विंग बना लिया है ज़राब के नाम से। वो रिसर्च विंग क्या करता है, वो रिसर्च ओरिएंटेड टेररिस्ट अटैक्स करता है। आपको याद होगा अक्टूबर में कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ था चाइनीज के ऊपर। वो बीएलए ने प्रॉपर रिसर्च करके उस विंग के थ्रू, उस विंग ज़राब के थ्रू उन्होंने प्रॉपर रिसर्च की और उसके बाद अटैक किया। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन है कि आपके टेररिस्ट ग्रुप्स अब प्रॉपर रिसर्च विंग्स बना रहे हैं और कैलकुलेटेड मूव्स के थ्रू आप पे अटैक कर रहे हैं। और बीएलए और टीटीपी का आपस में अलायंस बन जाना, ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। तो ये चीजें हैं जिन्होंने मजबूर किया पाकिस्तान को और हमारे रियासती इदारों को कि वो अफगानिस्तान में तालिबान को इस चीज पे प्रेशराइज कर सकें कि तालिबान स्ट्रिक्ट एक्शंस ले टीटीपी के खिलाफ। ठीक है। ये अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनके एक रिसर्च विंग बन गया और बड़ी कैलकुलेटेड टारगेटेड कर रहे हैं, बीएलए का टीटीपी के साथ अलायंस बन गया है, तो फिर क्या हम देख रहे हैं कि कोई जंगी खतरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में यहाँ से आगे? देखिए, जंग की 21वीं सदी के अंदर डेफिनेशन बहुत चेंज हो चुकी है। ये 20वीं या 19वीं सदी के अंदर डायरेक्ट वॉर्स लड़ी जाती थी जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, कि जहां दो मुल्क आपस में एक दूसरे के सामने आकर आर्मीज को अपनी लड़वाते थे। ट्रेडिशनल वॉर्स होती थी, मैदान जंग में फौजें आपस में लड़ती। आज का जो दौर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और आज हाइब्रिड वॉर लड़ी जा रही है। मैं ये तो नहीं समझता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फौजें गुत्थम गुत्था आपस में हो जाएंगी, क्योंकि आज वो दौर है नहीं।
और अगर ऐसा खुदा ना खास्ता होता है तो दोनों मुल्कों के इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज हाइब्रिड वॉर का दौर है, और हाइब्रिड वॉर क्या है? वो यही है जो इंसर्जेंसी हो रही है, जो इस टाइम प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट वॉरफेयर का थ्रेट तो हमेशा से ही होता है, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन जो हाइब्रिड वॉर इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म, प्रॉक्सीज लड़ी जा रही है, ये इसमें मजीद हमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, पाकिस्तान से जो असल मसला वो यही है कि टीटीपी जैसी जब तंज़ीमें पाकिस्तान पे हमलावर ना हों और इस तरह पाकिस्तान के फ़ोर्सेस और अवाम को नुकसान ना पहुँचाएँ। असल मसला यही है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से, तालिबान से। क्यों तालिबान क्यों नहीं मना करते, टीटीपी को रोकते कि वो पाकिस्तान में इस तरह के जिस तरह एफसी के 16 एहलकारों पर शहीद कर दिया गया, इस तरह के हमले ना करे, क्यों तालिबान नहीं रोकते टीटीपी को? देखें, एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक डेप्थ। हुँ, हुँ। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब होता है कि कोई एक ग्रुप या एक मुल्क हुँ, दूसरे हुँ। मुल्क में अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाह रहा हो। ठीक है। तालिबान पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं। हुँ, हुँ। तालिबान चाहते हैं कि हम टीटीपी को एक्टिव रखें, पाकिस्तान से हमें कभी भी कोई कंसेशंस लेनी हो, किसी भी हुँ, किस्म हुँ। की, हुँ, और हुँ। पाकिस्तान हमारी बात ना मान रहा हो, तो हम हुँ, टीटीपी को एक्टिव कर दें और पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दें। तो ठीक है। पहला रीजन तो टीटीपी को सपोर्ट करने का ये है कि तालिबान चाहते हैं किसी भी किस्म की पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसेशंस पाकिस्तान से अगर लेनी है, हुँ, हुँ। टीटीपी के थ्रू पाकिस्तान को ब्लैकमेल करो और वो ले लो। दूसरी रीजन, तालिबान क्यों टीटीपी का क्रैकडाउन नहीं करते, उसकी रीजन है कि दोनों ग्रुप्स की जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो सेम है। दोनों की जो शरिया की इंटरप्रिटेशन है, इस्लाम को लेकर, रिलीजन को लेकर जो समझ है वो बिल्कुल सेम है, और दोनों एक पेज पर हैं। तो कभी भी तालिबान अपने ऐसे ग्रुप को जिसकी आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी उनके साथ सेम, उसका क्रैकडाउन नहीं करेंगे। अभी आप खुद देखें कि तालिबान को इस टाइम पर एनआरएफ से भी खतरा है, दाइश से भी खतरा है। अगर आज तालिबान टीटीपी का क्रैकडाउन करते हैं, तो आज टीटीपी भी तालिबान के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, तालिबान का सर्वाइवल मुश्किल में आ जाएगा। दूसरी चीज, तालिबान के अंदर ऐसे ग्रुप्स बसते हैं जो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। अगर आज तालिबान टीटीपी को क्रैकडाउन करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे पाकिस्तान के कहने पे, तो पाकिस्तान, तो तालिबान के अंदर अपनी डिवीजन्स हो जाएंगे। तो तालिबान अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहते, कोई भी रियासत अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहती। यही रीजन है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है ऑन द इशू ऑफ टीटीपी। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान फिर अब ये सारी चीज़ें तो सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन इसका पाकिस्तान हल कैसे निकालेगा? इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन तो यह है कि पाकिस्तान की एक बड़ी ही ट्रांसपेरेंट किस्म की अफगान पॉलिसी होनी चाहिए। अफगानिस्तान को लेकर हमारे सिक्योरिटी अदारे, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारी अवाम वो एक पेज पे, हुँ। बजाय इसके कि हर गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज करे। इस टाइम पर तमाम मुल्क में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक होकर बड़ी क्लियर कट पॉलिसी बनानी चाहिए अफगानिस्तान को लेकर। हुँ। दूसरी चीज ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान को हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू इंगेज करने की जरूरत है। देखें, दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज है जो दो मुल्कों को एक दूसरे के करीब ला सकती है, वो है ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। आप देखें, चाइना और इंडिया बदतरीन दुश्मन है, लेकिन आपस में 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा की ट्रेड है। वो आपस में नहीं लड़ते क्योंकि उन्हें पता है हम एक दूसरे की मजबूरी है। आज अगर हम तालिबान को इंगेज कर लें इकोनॉमिकली, उनके साथ ट्रेड टाइज बढ़ा लें, एक ऐसा टाइम आ सकता है कि जहां पर आप दोनों एक दूसरे की मजबूरी बन जाए। तो ये जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये इतनी जल्दी हल होने वाले नहीं है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप है, वहां पर ये मामला इतनी जल्दी थमने वाले नहीं हैं। तो हमें फिर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ देखना चाहिए जिसमें हम आपस में एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। तो वो है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ट्रेड टाइज, और उससे भी बढ़कर पब्लिक डिप्लोमेसी। दोनों मुल्क एक ठीक। दूसरे के लोगों पर इन्वेस्ट करें, जो आज पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट आ रहा है, हुँ। ताकि आप कल्चरल लेवल पर एक दूसरे के करीब आ सकें, सोसाइटल लेवल पर एक दूसरे के करीब आ सकें, जो अवाम में एक दूसरे के खिलाफ नफरत है उसको कम किया जा सके। हुँ, हुँ। और इससे भी बढ़कर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा।
अगर मिलकर ये ओवरऑल रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन से लड़ना चाहते हैं। तो ये तीन चार कुछ सॉल्यूशंस हैं जिन पे दोनों मुल्कों को काम करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं हुआ। जी, 2018 में अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडारिटी के नाम से एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस टाइम पर शाहिद खान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो 7 पॉइंट्स एजेंडा अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ साइन किया था, वो यही था कि हमने एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है, हमने एक दूसरे के साथ मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस करनी है, हमने एक दूसरे के मुल्कों में इन्वेस्टमेंट्स करनी है। हल यही है। तो जितना जल्दी ये दो मुल्क समझ सकते हैं, ये स्टेक होल्डर्स समझ जाएं कि एक दूसरे के करीब हमने कैसे आना है, और ये जो इतना नुकसान हो रहा है, इंसानी जाने जा रही हैं, इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं दोनों मुल्कों के, उससे हम जान छुपा सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के अरसलान ज़ाहिद भाई ने बताया कि अगर दोनों मुल्कों ने चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अमन रहे, आराम रहे, तो उसके लिए पाकिस्तान को भी चाहिए क्लियर कट पॉलिसी हो, तालिबान को भी चाहिए एक पॉलिसी क्लियर कट बनाएं और ट्रेड करें एक दूसरे के साथ, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो एक दूसरे दोनों मुल्कों के आपस में। फ़िलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और अरसलान ज़ाहिद साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।